दोस्तों पेश है बर्फ का जहनुम मनोज कॉमिक्स की सलीम सीरीज की है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव भारत सरकार का स्टोर स्थापित किया था जिसे स्टोन कोल्ड का नाम दिया गया था। दक्षिण ध्रुव पर बर्फानी तूफान का छाया हुआ था। इस बर्फीले तूफान के मौसम में भी एक रहस्यमय छाया स्टेशन कोल्डा की तरफ बढ़ रहा था और साया स्टेशन के निकट पहुंचकर दाईं ओर पंक्ति में बने कैबिन का दरवाजा पर रुक गई। स्टेशन कोल्डा के पहरेदार ने उस रहस्यमय छाया को कैबिन में घुसते देख लिया अतः तेजी से कैबिन की ओर जा रहा था। कुछ क्षण इधर उधर देखने के पश्चात रहस्यमय छाया दरवाजे को खोल के भीतर चली गई। पहरेदार भी कैबिन के दरवाजा खोलकर प्रविष्ट हुआ। तुम इस समय यहाँ कहाँ गए थे? यह लेने गया था। यह क्या है? तुम्हारी मौत। अगले ही क्षण छाया ने अपने लिबास से खंजर निकाला और पहरेदार की पसलियों में घोंप दिया। उसकी चीख सुनकर कोई आएगा, मैं इसे मार डालूंगा। अब पिस्तौल से काम लेना होगा। कुछ ही क्षण बाद कैबिन का दरवाजा खुला और स्टेशन कमांडर भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ये पहरेदार को क्या हुआ? मर गया। मर कैसे? ऐसे ढाई। अब कैबिन में 2 लाशें थी और कमांडर थी और हत्यारा था। कमांडर ने कैबिन में जाकर इसके साथियों को भी ठिकाने लगाना होगा। और कुछ क्षण बाद हत्यारे ने कमांडर के कैबिन में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर के साथ धाएं धाएं पिट और मौत का भयानक खेल खेलने के बाद हत्यारा पूरे कैबिन कमांडर पहरेदारों की लाश घसीटता ले आया। लाशें को कैबिन में एकत्रित करके उन पर पेट्रोल छिड़क और दरवाजे के निकट माचिस की तिल्ली उन पर उछाल दी। तुम्हारा क्रियाक्रम भी मुझे ही करना पड़ेगा। और फिर कैबिन से निकलकर हत्यारा तेजी से सामने वाली पंक्ति की ओर में घुसा और कुछ ही देर बाद कोल्ड स्टोर में भयानक आग से गिरा हुआ था। इसी समय ब्रिटिश शिपिंग कॉरपोरेशन का एक मालवाहक जलपोत समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसने रेडियो रूम में सिग्नल दिया, हेलो हेलो इमरजेंसी, हेलो हेलो इमरजेंसी। रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत उत्तर दिया, यस हम आपको सुन रहे हैं ब्रिटिश जलपोत सी किंग। आप कौन हैं? हम साउथ पोल से स्टेशन से कोल्डा से बात कर रहे हैं। भारतीय स्टेशन कोल्डा, हम मदद चाहिए। यह संदेश भारत पहुंचाया जाए। इमरजेंसी, हमारी बैटरी समाप्त हो रही है। जैसे ही संदेश भारत पहुंचा आला कमान की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। संदेश कोल्डा, गड़बड़ हुई है, हमें तुरंत सहायता भेजनी होगी। गृह मंत्री ठीक कहते हैं। और सारे संबंध हो चुके थे। अणुशक्ति के चलने वाली हमारी विशाल पनडुब्बी स्टेशन कोल्डा पर जाने के लिए तैयार है। मैं यह चाहूँगा कि सहायक दल में हमारा स्पेशल एजेंट भी जाए। वह स्पेशल एजेंट कौन है? वह भारत का महान जासूस सागर कुमार है। नाम की सिफारिश करता हूँ। वह एक महान जासूस है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है और पता नहीं क्या क्या है। बिल्कुल ठीक कहा सागर, ठीक है सागर जाएगा। अणुशक्ति से
चलने वाली विशाल पनडुब्बी दुर्गा दक्षिण ध्रुव की यात्रा के लिए तैयार थी। 2 घंटे बाद यात्रा आरंभ होनी थी, अतः उस समय कुछ अंतिम तैयारियां चल रही थी और पनडुब्बी के कमांडर धर्मपाल प्रताप भीतर अपने कक्ष में बैठे चार्ट देखने में व्यस्त थे। सर, कोई डॉक्टर सागर हेडक्वार्टर में संदेश आया है। यस, इस समय? यस सर, डॉक्टर सागर कहते हैं कि वह आवश्यक संदेश है। ओके, सेट हिम ही। और कुछ क्षण पश्चात सागर कुमार कमांडर प्रताप के सामने बैठा था। कमांडर उसका लाया हुआ संदेश पढ़ने में बादशाह जी से बोला, यह हमारे इस अभियान में शामिल होने के लिए भेजा गया है डॉक्टर सागर। यस सर, मैं आप दुर्गा पर आपके साथ चलूँगा। लेकिन क्यों? आप कौन हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे स्टाफ में पहले ही डॉक्टर मौजूद है, फिर आप क्यों कष्ट कर रही हैं? क्योंकि उचित होगा कि आप के पर्सन हेडक्वार्टर से पूछें। कमांडर प्रताप रेडियो कंट्रोल रूम में जाकर हेडक्वार्टर से बातें की कुछ देर बाद वापस आकर कक्ष में आया और गंभीर स्वर में बोला, डॉक्टर सागर, मुझे आपको साथ ले जाने की आदेश मिला है, लेकिन आप हेडक्वार्टर से आने वाले इस संदेश को देख लीजिए। और सागर ने संदेश पढ़ा, डॉक्टर सागर, बिना किसी आपत्ति को दुर्गा पर ले जाया जाए, उसके साथ हर संयोग किया जाए, सिवाय एक औपचारिकता के दुर्गा अपने स्टाफ पर कोई खतरा न हो। और सागर ने संदेश के कागज को कमांडर को वापस करते हुए बोला, अब तो आपके साथ मुझे ले जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे आपत्ति है, दुर्गा के स्टाफ सुरक्षा की जिम्मेवारी मुझ पर है, इसलिए मैं यह जरूर जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ क्यों जाना चाहते हैं। ओके कमांडर, मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टेशन कोल्डा क्यों भेजा जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं स्टेशन कोल्डा का इंचार्ज कमांडर रवि मेरा दोस्त है, और जब मैं स्टेशन स्थापित किया गया था तो मैं वहाँ था। दूसरी बात, स्टेशन कोल्डा संसार की नज़रों में मात्र मौसमी हालात जानने के स्टेशन है, लेकिन यह बात नहीं है। स्टेशन कोल्डा पर कुछ ऐसे उपकरण हैं जो विशाल रडार लगाने हुए हैं, जिसके अपने शत्रु देश की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। वह जहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे जानने के लिए भेजा जा रहा है कि गड़बड़ के कारण कोई विदेशी जासूस तो नहीं है। अब आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ यह बातें किसी और से न बताइए। हाँ, मैं समझ गया हूँ, आपका मिशन महत्वपूर्ण है, फिर आप मेरे साथ स्वयं को मामूली डॉक्टर कहते हैं। यह तो स्टेशन कोल्डा पहुंचकर ही पता चल जाएगा कमांडर कि मैं क्या हूँ। वहाँ कोई रडार वगैरह नहीं है, यह मेरी बनाई हुई कहानी है। असलियत तो आपको कुछ और ही है। उसके बाद कमांडर ने प्रताप को सागर की मुलाकात अपने साथियों से करवाई। कैप्टन सलीम, यह डॉक्टर सागर, यह दुर्गा पर हमारे साथ चल रही है। ओके। और लेफ्टिनेंट आप्टे, मैं रेडियो इंजीनियर सतीश वर्मा हूँ डॉक्टर साहब, खुशी हुई आपसे लोगों से मिलकर। कैप्टन सलीम, डॉक्टर सागर इनके कैबिन में पहुंचा दो और इन्हें शाम तक डिनर बैठ कर होगी। ओके सर। और सागर को अपने कैबिन में पहुंचाने के बाद मैं थोड़ा सोता हूँ, इससे पहले बहुत थक गया हूँ, कपड़े बदल लेता हूँ। और कुछ देर बाद में पनडुब्बी दक्षिण समुद्र की ओर यात्रा आरंभ कर दी। 3 दिन तक यात्रा जारी रही। सागर पनडुब्बी पूरे स्टाफ से घुल मिल चुका था, विशेषकर डॉक्टर रीना से उसकी दोस्ती हो गई थी। डॉक्टर खन्ना, मुझे आशा है कि आप पनडुब्बी के स्टाफ में कोई महिला भी हो सकती है। डॉक्टर रीना को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। डॉक्टर रीना दवाई वाले डॉक्टर नहीं है, पर यह पनडुब्बी की स्टीम भट्टी की इंचार्ज है। ओह, महिलाओं किसी भी फील्ड में पुरुषों से पीछे नहीं रही है डॉक्टर सागर। डॉक्टर रीना उठी, आइए मैं आपको पनडुब्बी पर सैर कराती हूँ प्लीज़।
और हमारी पनडुब्बी की लंबाई 300 फुट है। स्टाफ में 80 आदमी हैं। किश्ती के भीतर आराम करने की हर एक चीज़ मौजूद है। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि पनडुब्बी लगातार 3 माह तक पानी के अंदर रह सकती है। अच्छा, डॉक्टर रीना ने उसे पनडुब्बी के इंजन रूम में ले आई। यह स्टीम भट्टी है। इसके अर्थात पनडुब्बी की दिल यही है। पूरी किश्ती को ऊर्जा सप्लाई करता है। और किश्ती की सैर करने के बाद डॉक्टर रीना उसे एक कमरे में ले आई। यह बड़ा फार्म हॉल है बना हुआ है। यह कितना सुंदर है। ओह जी हाँ। दोनों वहाँ खड़े होकर बातें करने में व्यस्त हो गए। और आप दक्षिण ध्रुव के बारे में बताइए, आप वहाँ पहले जा चुके हैं? जी हाँ, वह दिलचस्प है, खतरनाक जगह है। वहाँ केवल 2 मौसम होते हैं, दिन और रात। 6 माह दिन और 6 माह रात है। रात के समय सैटेलाइट के मध्य रोशनी होती है और अक्सर बर्फीले तूफान आते रहते हैं और आंधियाँ आदि तेज चलती हैं और भारी भरकम टैंक को भी दूर उड़ा ले जा सकती है। बर्फीले गिरने के कारण वहाँ की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए वहाँ कोई ऐसी मशीन स्थायी नहीं रहता जहाँ रास्ते सही अंदाज़ा लगा जा सके। हमें स्टेशन कोल्डा तक कैसे पहुँचेंगे? रेडियो संदेश के द्वारा। जब तक सैटेलाइट की ओर से संदेश नहीं आएगा तब तक हम तलाश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आजकल वहाँ रात का मौसम होगा, बर्फ गिर रही होगी। कमांडर प्रताप यह कह रहे हैं कि स्टेशन कोल्डा का इंचार्ज कमांडर रवि आपका मित्र है? सागर ने कोई उत्तर देना नहीं चाहता था, मगर जवान फिर आकर कहा, डॉक्टर सागर, आपको कमांडर के कैबिन में बुलाया गया। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम अच्छा आता हूँ। वो डॉक्टर सागर ने स्टोन कोल्ड में संदेश है कि आपकी एक बुरी खबर है कि आग लग गई है, लोग मर चुके हैं, जिससे आपके मित्र कमांडर भी रवि भी शामिल। ओह, रवि की मौत का समाचार कुछ देर के लिए सागर को खामोश कर दिया। फिर कमांडर प्रताप ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी मिस्टर सागर, लेकिन आप धैर्य से काम ली। यस कमांडर। यह कैसे लगी? यह पता नहीं चला, लेकिन विस्तार से बात नहीं हुई। ओस की रेडियो बैटरी समाप्त हो गई और संदेश समाप्त। सिग्नल बहुत कमज़ोर थे। उसकी बैटरी समाप्त उनकी बैटरी तो समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास हाई पावर की बैटरी अच्छा खासा स्टॉक है। हो सकता है उनका सारा स्टॉक जल गया हो। आग अवश्य ही पेट्रोल के भंडार में लगी होगी। शायद अच्छा है। हमारा पोजीशन क्या है? हम कब तक पहुंच जाएंगे? अगले कुछ दिनों में हम ऊपर के जमे हुए समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे और सबसे मुश्किल काम आरंभ होगा स्टेशन कोल्डा की तलाश करना। दक्षिण ध्रुव के इन क्षेत्रों में समुद्र के 40-40 फुट की मोटी बर्फ और जमी रहती है। कहीं यह तक पतली होती है कि ऐसी पतली तलाश करना होगा जहां पनडुब्बी की सतह पर ला जा सके। और पैलुसिन तलाश करने में सतह काम नहीं है। वेलिशन ना क्या? समुद्र के वे क्षेत्र जिन्हें बर्फ की बहुत पतली चादर होती है। दरअसल इस बातचीत के 8 घंटे वह दक्षिण ध्रुव के जमे हुए समुद्र के नीचे पहुंच गए थे। किसी कंट्रोल रूम में उस सागर की मौजूदगी थी। वो डॉक्टर सागर, इस विषय में हम स्टेशन कोल्डा के नीचे 10 मील के दायरे में कहीं स्टेशन कोल्डा है, लेकिन फिलहाल ऊपर जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। कमांडर प्रताप और
सागर कैप्टन सलीम नीचे जा खड़ी हैं और कैप्टन कुछ उम्मीद है सारी सर। ऊपर बर्फ 50 फुट मोटी है परत है। किश्ती को गोल दायरे में घुमा रहा हूँ। बर्फ जहाँ पतली परत नजर आएगी हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसा स्थान न मिला तो क्या हुआ? तो फिर तो हम रॉकेट मारकर बर्फ की परत तोड़नी होगी, लेकिन यह काम खतरनाक होगा। रॉकेट बर्फ से टकरा कर हमारे ऊपर भी फटेगा, इसमें नुकसान होगा। सर, मिल गया। यह बर्फ का परत 3 फुट मोटी है। वेरी गुड, यहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं। पनडुब्बी सतह के ऊपर उठाओ और बर्फ की तरह टक्कर मारो ताकि हम जने रास्ता बन सके। और पनडुब्बी ऊपर को उठी और बर्फ की सतह से टकराई। ट्रक और कोशिश सफल रही। पनडुब्बी बर्फ की परत को तोड़कर बाहर आ गई। कैप्टन सलीम खुशी से चिल्लाए, हम परत सतह पर हैं। थैंक गॉड। हमारी पोजीशन अब क्या है कैप्टन सलीम? हम 47 डिग्री दक्षिण में हैं। स्टेशन कोल्ड लगभग 5 मील दूर है और बाहर अंधेरा है, बर्फ पड़ रही है। 5 मील तो उन तक पहुँचना कठिन है। हाँ, बाहर बहुत खतरनाक मौसम है। यहाँ तूफान आया हुआ है। ओह, फिर क्या करें? करना क्या है? हम स्टेशन कोल्डा की तलाश में निकलना चाहिए। आप होश में तो मिस्टर सागर। भयानक तूफान में स्टेशन में कैसे तलाश करेंगे? समय आपकी तलाश जाना मौत के दाव देने के बराबर है। मैं जानता हूँ कमांडर। यह स्टेशन कोल्डा पर इंसान मौसम जूझ रहे हुए होंगे और बचाने आए हैं। आप चिंता न कीजिए, बिना उनके पहुंचे का प्रयास करना चाहिए। आप कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रहे हैं मिस्टर सागर। हम तभी बचा पाएंगे जब हम खुद जीवित रहेंगे। स्वयं को मौत के मुंह में धकेल कर भला कि उनकी ज़िंदगी पर मदद कैसे पहुंचाएंगे? मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता कमांडर प्रताप। आप स्टेशन कोल्ड की तलाश में जाने की फैसला कर चुका हूँ। आपको आदेश है कि आप मेरे साथ सहयोग करेंगे। मैं हर समय सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने स्टाफ को खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर ठीक है, मैं अकेला ही जाऊँगा। आप मेरे लिए यहाँ सहायता सामग्री और बंडल तैयार कर दीजिए, मैं उससे साथ लेता जाऊँगा। ठीक कहकर सागर अपने कैबिन की ओर गया और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। मगर यह पिस्तौल कमांडर देख ले तो पता नहीं क्या सोचेंगे। आधे घंटे बाद वह तैयार होकर कंट्रोल रूम में पहुंचा। कमांडर कहाँ हैं? वह कश्ती से बाहर गए हैं और बाहर जाने के लिए चल पड़ा। ओ सर, ऊपर डेक पर आइए। डॉक्टर सागर, यह तूफान देख रही हूँ। क्या आप अब भी जाना चाहते हैं? मेरा फैसला अटल है। आप बहुत जिद्दी हैं डॉक्टर सागर। खैर, अगर आपने फैसला कर चुके हैं तो आपके साथ कमांडर सलीम और इंजीनियर सतीश वर्मा और डॉक्टर रीना भी जाएगी। डॉक्टर रीना? नहीं, वह महिला है, उसका साथ जाना। कमांडर ने अपनी बात काटी। आपको रीना की चिंता न कीजिए डॉक्टर सागर। मेरे स्टाफ में कोई सदस्य कमज़ोर नहीं है, कायर नहीं है। यह सब अच्छी तरह आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। और सागर के पास बहस करने के लिए समय नहीं था और अधिक उसे अधिकार था, इसलिए चुपचाप हो गया। और आधे घंटे बाद चारों बर्फीली लिबास पहनकर
अपनी कमर में सरमाल का बंडल बांधकर पनडुब्बी से नीचे उतरी। नीचे आकर उन्होंने एक पतली सी रस्सी बांध ली और ताकि कोई फिसले गिरे तो संभाल ले। टॉर्च के प्रकाश आगे बढ़े। बहुत सावधानी से जमा जमा कर कदम रखना चाहिए। और कई घंटे तक चलने के बाद रास्ते में पहुंचे सागर। सतीश वर्मा, कैप्टन प्रताप कमांडर प्रताप का पूछे कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं या कितनी दूर आ चुके हैं। ट्रांसमीटर से बात करने सतीश वर्मा ने कहा, हम 4 मील की यात्रा कर चुके हैं, अब 1.5 मील दायरे में ही सर्विस कोल्ड होना चाहिए। लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ कमांडर, कहते हैं कि पनडुब्बी के चारों ओर बर्फ की दीवार तेजी से आगे बढ़ रही है और किश्ती कुछ ही समय बाद समुद्र के नीचे ले जानी होगी, वरना वह बर्फ से दबकर माचिस की डिब्बी की तरह टूट जाएगी। ओह गॉड! इसका अर्थ है कि हम बर्फ के जहनुम में अकेले रह जाएंगे। आप लोग सांस और से काम लीजिए। हम एक बार स्टेशन कोल्ड पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास इतनी खुराक है कि हम 2 सप्ताह आराम से रह सकते हैं। इस बीच कमांडर प्रताप पोल की तलाश करने दूसरा पोलियन तलाश करने की जगह पर आ जाएगी। यह सब मान बहलाने की बातें कर रही हैं डॉक्टर सागर। सच में यह हम फंस चुके हैं और पनडुब्बी तक वापस नहीं जा सकते और स्टेशन कोल्डा तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। तुम शायद बहुत ज़्यादा थक गए हो कैप्टन, लेकिन अभी निराशाजनक बातें करने लगे हो। मनोबल न गिराओ, हम स्टेशन तक ज़रूर पहुंचेंगे। और लेकिन अब पछतावे लेकिन अब पहुंचेंगे पता नहीं कितने ही घंटे हम चल रहे हैं। यह भी नहीं पता स्टेशन बर्फ के नीचे दब गया हो। ऐसी तभी हो सकता है जब यहाँ कोई जीवित न बचा हो, और हम जानते हैं कि वहाँ कुछ लोग जीवित बचे हैं जो अवश्य ही बर्फ के तूफान से संघर्ष कर रहे होंगे। और तभी एक दुर्घटना घटी। रानी डॉक्टर के पाँव पर फैली दरार से मुड़कर गया और हड्डी टूटने की आवाज़ आ। और सागर पलट कर रीना को संभाला और सारा देकर बर्फ पर बैठा दिया। ओह, लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई। बहुत पीड़ा है। शायद लगता है कि मैं नीचे नहीं जा पाऊंगी। यह दुर्घटना भी अभी घंटे हो गए हैं थी। मुश्किल तो यह है कि आपकी टांग पर चोट आंख की टांग को खोलकर मैं नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ ठंडी इतनी अधिक है कि हमेशा के लिए बेकार हो जाने का खतरा है। फिलहाल आपकी टांग को कसकर बांध रहा हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर सागर, मैं शायद आप लोगों की देर हो रही है। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे जब कोल्ड स्टेशन। बच्चों जैसी बातें ना करो रीना, हमें तुम्हारे साथ लेके चलेंगे। तुम सारा देकर चलूँगा। मेरे चक्कर में पड़कर आप स्टेशन कोल्डा की तलाश नहीं कर पाएंगे, अतः उचित यही है कि आप मुझे छोड़ दीजिए। रीना को वहाँ के लिए छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उसने रीना को सामान को आपस में बांट कर उठा लिया और रीना को सहारा देकर चलने लगा। और कुछ देर चलने के बाद रीना, डॉक्टर सागर, यह साधारण डॉक्टर नहीं है हो सकते। आपके जो सांस है वह किसी भी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता। सच बताइए आप कौन है? मेरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं केवल एक साधारण इंसान हूँ। अगले ही कुछ घंटों की यात्रा करने के बाद कठिन सिद्ध हुई और कैप्टन सलीम, इंजीनियर और सतीश वर्मा बुरी तरह थक गए, लेकिन सागर के आगे बढ़ने देख भी चलते रहे और विवश थे। कैप्टन, मुझसे अब और नहीं चला जाता, मेरे पाँव सुन हो गए हैं। मेरी भी यही हाल है सतीश वर्मा, लेकिन डॉक्टर सागर का सांस प्रेरणा करके मैं स्वयं को
संभाले हुए हूँ। तुम भी बेसांस से काम लो, विश्वास लो। सागर बहादुर व्यक्तियों के नेतृत्व में हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँच जाएंगे। और जब वे निराशापूर्वक थे तो सारे लगे, अचानक उसे आशा की किरण दिखी। करीनो, मैं हवा में केरोसिन की गंध महसूस कर रहा हूँ। हवा में केरोसिन की गंध, इसका मतलब अर्थ हम स्टेशन के निकट पहुंच गए हैं और तेजी से नई शक्ति का जन्म हुआ और तल तेज हो गई। ओह डॉक्टर सागर, आखिरकार हम स्टेशन के निकट पहुंच गए। हाँ रीना, हमारी मेहनत सफल हो गई। और एक चट्टानी एक पर चट्टानी की ओट में निकलकर जैसे ही वे मैदान पहुंचे और स्टेशन का कोड का, ओह हम पहुंच गए। और कुछ ही मिनटों में हम कैंप के निकट और लेकिन केबिन में जीवन की आसार नहीं है। और कैप्टन सलीम ने इंजीनियर सतीश परवार ने कुदालों से साथ दरवाजे की बर्फ हटाने लगे। और जब दरवाजा खुल के भीतर प्रवेश किया, हेलो, और सागर की आवाज़ सुनकर ढेर एक ढेर में से कपड़ा सरकने चेहरे बाहर झाँका। हेलो, हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। वह व्यक्ति का मुख घुटा हुआ स्वर निकला, थैंक गॉड, मदद, हम तो मरने वाले थे। और रीना को एक तरफ बैठाकर तीनों ने उसकी सहायता में लग गए। दो घूंट पियो, कुछ गर्मी आएगी। और कुछ ही देर बाद की बातचीत करने का संयोग हो गया। मेरा नाम पीटर है, मैं रेडियो ऑपरेटर हूँ। मेरा नाम सागर है, मैं कैप्टन सलीम हूँ। और परिचय देने के बाद पीटर ने अपने निकट लेटे व्यक्ति का कंधा हिलाया। हेलो डॉक्टर जेम्स, मदद पहुँच गई है। परंतु उस व्यक्ति को उठकर बैठ गया। तुरंत ही वह व्यक्ति भी उठकर बैठ गया। हेलो डॉक्टर जेम्स। हेलो, मैं आशा नहीं थी कि मदद आएगी। आप लोगों को देखकर मैं सचमुच खुशी हुई। कुछ देर बाद आगे 8 व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खा पी कर बात करने योग्य हो गई। अब आप केवल 8 लोग हैं। जी हाँ, शेष सारे मर चुके हैं। क्या वह सब जलकर मरे हैं? जी हाँ, उनकी लाशें हमने सामने वाले पंक्तियों की में बचे हुए एक कैबिन में रखी हैं। उन बचे हुए साथियों में 3-4 आग में जले हुए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर जेम्स, हमारे पास दवा, खुराक, भंडार, आप क्योंकि कैंप में डॉक्टर है, इसलिए प्लीज़ आप अपने साथियों को इलाज आरंभ कर दीजिए। उसके बाद ज़रा डॉक्टर रीना की मदद से, इसकी टांग पर चोट है। आप लोग आ जाने से मुझे नई शक्ति आई है। अब मैं डॉक्टर की जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूँ। और डॉक्टर जेम्स को मरीजों की जिम्मेवारी सौंपकर सागर कैबिन से बाहर निकला और सामने वाली पंक्ति में बने हुए कैबिन में पहुंचा। तो यहाँ अभागी की लाश। और उसने लाशों की आंसू को उंगली देखकर कहा, ओह, यह तो अंगूठी रवि की है, मेरा दोस्त। और तभी कैप्टन सलीम भीतर प्रवेश किया। ओ माय गॉड, इतना भयंकर दृश्य। हाँ, तभी यह लोग जीवित थे। देखो, मेरा दोस्त रवि, इसने मेरी अंगूठी पहचान ली। रवि, आपका दुख समझता हूँ डॉक्टर सागर। आइए, आप यहाँ से चलते हैं। चलो, लेकिन प्लीज़ यहाँ किसी को यह मत बताना कि मैं डॉक्टर का मेरा मित्र था। और वह वापस आए। इस समय तक 3 व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। डॉक्टर जेम्स एक अन्य व्यक्ति की बाह में पट्टियां कर रहा था। करते हुए व्यक्ति को अपना परिचय दिया। मेरा नाम विनोद है, इंजीनियर हूँ। मैं हरीश हूँ, मैं प्रभाकर, ट्रक ड्राइवर। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। अचानक सागर
को कुछ याद आया। उसने सतीश से पूछा, सतीश, क्या तुम्हारे कमांडर प्रताप को सूचना थी कि स्टेशन कोल्डा में पहुंच गई? मैं आपके संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे लगता था कि जैसे हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हाँ, उनकी आवाज़ सुन रहा था। वह क्या कह रहे थे? वह हमें बुला रहे थे और कहते हुए, हम ज़्यादा देर सतह पर नहीं रह सकते, हम वापस जाओ। सतीश कुछ देर वायरलेस सेट करने में जुटा रहा, फिर निराशा से बोला, हमारे वायरलेस सेट में कुछ खराबी है। अब इसका काम ठीक इसे ठीक करो। इसे ठीक करना सरल नहीं है। मेरे पास औजार है, पर और भी ठंड के कारण उंगलियां काम नहीं कर सकती। मैं अब क्या तो अब क्या कमांडर प्रताप से बात करना जरूरी है। उनसे बात करना जरूरी है, इसलिए वापस किश्ती पर जाना होगा। और वापस नहीं डॉक्टर सागर, हम थके हुए हैं। इसके अलावा अभी हो सकता है कि पहुंचने में कमांडर किश्ती पानी के में ले जाने के लिए तैयार विवश हो जाए और हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि हम फिर वापस यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए मैं अकेला जाना चाहता हूँ, यदि आप स्टेशन पर रुकिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमें आपके अकेले नहीं जाने देंगे तो जानबूझकर आत्महत्या है। किसी को तो जाना ही पड़ेगा कैप्टन। अगर कोई किश्ती पर पहुंच जाएगा तो कमांडर यहाँ की स्थिति की परिचित हो जाएगा और स्टेशन से पता चल चुका है कि नीचे समुद्र में पहुंचकर स्टेशन के निकट हम दोबारा सतह पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम किश्ती तक पहुंच ही नहीं सके तो क्या होगा? तो यह खतरा मोल लेना ही होगा। यहाँ से 12 व्यक्तियाँ हैं, जीवन का सवाल है कमांडर। यहाँ परिस्थिति का पता तो यहाँ नहीं पहुँचा जा। हम यही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ बैठकर मौत की प्रतीक्षा से अच्छा है कि जीवन में लिए संघर्ष किया जाए। ओके डॉक्टर सागर, मैं आपके साथ चलता हूँ। थोड़ी देर बाद सागर और कैप्टन सलीम एक साथ जाने के लिए राजी हो गई और वह दोनों एक अभियान पर निकल पड़े जिसमें 100% मौत का खतरा था और 8 व्यक्तियों का जीवन बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में डाल रहा हूँ। इन 8 की में से एक हत्यारा है और एक मेरे दोस्त रवि का हत्यारा। और वापसी की यात्रा बहुत कठिन थी। लोग थके हुए थे, अधिक से अधिक आगे बढ़ रहे थे। मिस्टर सागर, कश्ती तक हम पहुंच जाएंगे ना? 2 घंटे तक चलने के बाद हम कितनी दूर आ गए होंगे? 3-3.5 मील के करीब 2 घंटे बाद ओह, अब 6 मील की यात्रा हो चुके हैं, फिर भी किश्ती की नज़र नहीं आ रही। लगता है हमारा रास्ता भटक गए हैं। कैप्टन सलीम बर्फ पर बैठ गया। हे भगवान, फिर तो हम बच नहीं सकते। हिम्मत न हारो कैप्टन, उठो, चलते रहो। नहीं, मैं अब चल नहीं सकता। मुझे यहीं खड़े होकर अब की शक्ति भी नहीं है। शक्ति पैदा करो कैप्टन, चलना तो पड़ेगा। उठो, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। और सलीम के सहारा देकर वह किनारे फिर से चलने लगा। डॉक्टर सागर, तुम कमांडर किश्ती की समुद्र में ले गए होंगे। नहीं कैप्टन, कमांडर हमारी प्रतीक्षा जरूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि रास्ते
दिखाने की कोशिश भी करेंगे। और फिर हम रास्ते पर फिर हमें रास्ते कैसे दिख सकता है। उन्हें हमारे मार्गदर्शन के लिए कश्ती पर लैंप जला रखा हुआ, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम कोई 4-6 गज से आगे नहीं देख पा रहे। और फिर अचानक चलते चलते बैठ सलीम, हमें चट्टान पर चढ़कर देखना चाहिए, शायद रोशनी की झलक नजर आ जाए। और सागर भी बहुत थक गया था दोनों पेट के बल खिसकते खिसकते चट्टान पर चढ़ने लगे। डॉक्टर सागर, लगता है हमारी कब्र यहीं पर चट्टानों पर बनेगी। प्लीज़ सलीम, ऐसी निराशा भरी बातें न करो, न हो। और ऊपर पहुंचकर, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह हाँ, तो रोशनी, कोई भी रोशनी नहीं है। अब मुझे चट्टान से उतरने की एहसास नहीं है। सलीम, कहीं ऐसा तो नहीं तुम गलत दिशा में देख रहे हो? क्या मतलब? मतलब यह है कि हो सकता है हम कश्ती से आगे निकल आए हों। और सागर ने घूमकर पीछे की दृष्टि जमी तो उसके देखने के बाद अचानक खुशी से चीख पड़ा, सलीम देखो, वह कुछ नजर आ रहा है। और नजर देखो, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ध्यान से देखो सलीम, मुझे लगता है वह कोई रोशनी है। हाँ हाँ हाँ, हमें भ्रम हो गया डॉक्टर सागर, वैसे ही भ्रम जैसा रेगिस्तान में कैसे हिरण को पानी का होता है। नहीं, भ्रम नहीं है, वह जरूर ही कोई रोशनी है। और तभी विचित्र घटना घटी। जिधर से सागर देख रहा था वहाँ अंधेरे को चीरता हुआ आगे एक गोला आकाश की ओर गया और फिर फटा। ओह माय गॉड, वह तो रॉकेट था। हाँ, इसमें कमांडर प्रताप हमारे मार्गदर्शन के लिए छोड़ा है। वह देख कैप्टन सलीम इतना खुश हुआ कि उठकर सागर के गले लिपट गया। हा हा, हो सागर जी, आप ठीक कहते हैं, हम सचमुच गलत रास्ते पर आ गए, अब हमें बच गए हैं। आप इंसान नहीं हो सागर जी, मैं आज से आपका दास हो गया हूँ। अब तो आप किस तक चल सकते हैं, आप चलने को कहें और मैं दौड़ सकता हूँ। हा हा हा। और वह चट्टानों पर सचमुच दौड़ते हुए उतरने लगा, संभल कर। और 10 मिनट बाद वह स्टीम पनडुब्बी दुर्गा के इंजीनियर हॉल में कमांडर प्रताप के सामने बैठे थे। मुझे आपकी प्रतीक्षा देख पूरी आशा थी कि आप हमारे मार्गदर्शन के लिए कुछ जरूर करेंगे। आप दोनों स्वयं को सागर के बड़े भाग्यशाली कह सकते हो। तुम दोनों स्वयं को संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली कह सकते हो कि हमारे पास अंतिम रॉकेट था, जो 15 मिनट बाद हम कश्ती को समुद्र के नीचे ले जाने वाले थे। मैं अपनी जान बचाने के श्रेय को नहीं बल्कि डॉक्टर सागर को दूंगा। इसकी समझदारी और बहादुरी के कारण ही यहाँ तक पहुँच सके हैं। डॉक्टर सागर की प्रतिभा का लोहा मैं मान चुका हूँ। प्लीज़ इस प्रकार प्रशंसा न करिए, मुझे लज्जित न कीजिए। बेहतर यही होगा कि हम कोल्ड सेंटर में फंसे अपने साथियों को बारे में सोचें। ओके, आप मुझे वहाँ की स्थिति बताइए। और सागर ने कमांडर को विस्तार से सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने कहा, ओके डॉक्टर सागर, अब आप जाकर आराम कीजिए। मैं समुद्र की सतह से कुछ ही घंटे में स्टेशन कोर्ट को निकट सतह पर आने का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। और सागर अपने कैबिन में आकर लेट गया। कुछ देर सो लेता हूँ, फिर थकान उतरेगी। और लगभग 5 घंटे आराम करने के बाद सागर ने कंट्रोल रूम पहुंचा
कमांडर प्रताप, कैप्टन सलीम, कोई दूसरा और ड्यूटी पर थी। और हम किस स्थिति में हैं? हम 2 घंटे स्टेशन कोल्ड के नीचे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। क्या ऊपर बंधी बर्फ की परत मोटी है? 20 फुट मोटी है। तारपीट को इस्तेमाल करने का विचार कर रहा हूँ, मगर सफल हो गए तो कोल्ड स्टेशन आधा मील के अंदर सतह पर आ जाएंगे। मैं तारपीट को फायरिंग वैन करता हूँ। ओके, जाओ। सलीम चलने लगा। तो मैं आपके साथ चलता हूँ कैप्टन, आइए। और फायरिंग पैड के निकट पहुंचकर, यह फायरिंग पैड है डॉक्टर सलीम सागर। और इंजीनियर आपटे भी वहां आ पहुंचा। आपटे, तारापीठ को रखने से पहले सब चीज़ें चेक कर लो। अच्छी विशेष फायरिंग पैड और ट्यूब। यस कैप्टन। तारपीठ को इस खिड़की पर रखा जाएगा। जी हाँ, वास्तव में यह खिड़की सुरंगनुमा ट्यूब है। ट्यूब में खुलती है, यानी कि खिड़की के दूसरी ओर ट्यूब का सिरा है, जो तारपीठ को चलाने के लिए दोनों खिड़कियों में एक साथ खुलकर बंद हो जाती हैं और तारपीठ बाहर निकल जाता है। मैं समझ गया। और आपटे ने फायरिंग पैड की खिड़की को चेक करने के बाद उसका चक हटाने लगा। और तभी एक दुर्घटना घट गई और कैप्टन सलीम घबरा कर चिल्लाया, अरे यह अब तो खिड़की बंद कर दो। ओ माय गॉड। और बेचारा नीचे गिर पड़ा। सलीम ने सागर ने खिड़की के निकट पहुंचे और उसे बंद करने की कोशिश करने लगी। और सलीम पानी की धार से बचकर पुनः खिड़की तक पहुंचा। और दोनों ने बार बार फिर कोशिश करी और बार में खिड़की बंद करने में सफल बंद हो गई, लेकिन पानी बहुत भर गया है। यही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन समाप्त हो गई है। चलो यहाँ से बाहर चलो। और सागर आपटे को उठाकर कंधे पर लाद लिया। जल्दी चलो। ऊपर पहुंचकर एक जवान घबराया हुआ आया। कैप्टन, हम डूब रहे हैं, किश्ती समुद्र में बैठती जा रही है। हम नहीं बच सकते। ओ माय गॉड। क्या वह सागर और उसके साथी समुद्र में डूबने से बच सके? तारपीट वाली जगह खिड़की पे पानी अंदर कैसे आया? यह व्यक्ति कौन था जिसने कोल्ड स्टोर में आग लगाई थी? इन व्यक्तियों को मारा था शायद। क्या सागर उस स्टेशन कोल्ड में संदेश लौट सके? क्या इन प्रश्नों के उत्तर जानने के पड़िए लाश का संदेश? दोस्तों, अगली कॉमिक्स आपके सामने जल्दी पेश करूँगा।